हेलो एवरीवन, अभी ना हम देखने वाले हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। देखो, अब ये जो स्लाइड्स है ना, ये बहुत काम की है। जो इस पॉइंट है ना, उनको एक एक बार देख के चलना है और पूरा काम खत्म हो जाएगा। वही अगेन थोड़ा सा पेशेंस रखना है। मतलब थोड़ा रेक्टिफिकेशन टाइप का टॉपिक है, और जब मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह कंप्लीट हो जाती है तो फिर ये चीजें आसानी से समझ आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्मल सा सीन है। अपना टॉपिक का क्या नाम है? द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन नेशंस ब्लूप्रिंट। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना कैसे और पूरा वो सीन क्या था। ठीक, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल सी चीज है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, किसी ने तो बनाया ही होगा ना। वो बनाने वाला कौन था भैया? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ये कौन से प्लान के तहत आई थी? वो आपने पिछली उसमें देखा होगा, कैबिनेट मिशन और उससे हुई थी। ठीक है, आगे भी आएगा तो वहां से देख सकते हो। स्टार्टिंग में इसके मेंबर कितने थे? 389 मेंबर्स थे, और बाद में पार्टीशन के बाद जो एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, उसके बाद नंबर घटे थे। कितने घटे थे? पूरे 90 घट गए थे। ठीक है, तो 299 पे हो गया था पार्टीशन के बाद। ठीक, ये वाली चीज हो गई। ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसका काम, मेन काम ये करना था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। मेन काम इनका ड्राफ्टिंग कमीशन वाला था। मतलब ये पूरी असेंबली थी, उस असेंबली में से एक पार्टी, मतलब एक ग्रुप का काम दे दिया कि भैया तुम्हारा काम है कॉन्स्टिट्यूट बनाओ। उस कमेटी का क्या नाम था? ड्राफ्टिंग कमेटी। चेयरमैन कौन थे? B.R. अम्बेडकर। ठीक है, ये और सारे मेंबर्स थे, आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, और फिर ये था कि ये टाइमलाइन क्या है भैया? टाइमलाइन 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिमांड आई थी। 1946 में कैबिनेट मिशन ने ये अप्रूव किया था। 9 दिसंबर 1946 में ये पहली मीटिंग हो गई थी। आजादी से पहले ही हो गई थी भाई। ठीक है, और 26 जनवरी 2050 को ये अडॉप्ट हो गया था। इन्होंने अगर आप देखो तो यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखे तो नवंबर 26 1949 को ये दे दिया था इन्होंने बना के कि भाई हमने अपनी तरफ से दे दिया है, अब तुम देखो। तो इस डेट को कुछ प्रोविजंस है वो लागू हो गए थे, और बाकी प्रोविजंस इसको लागू हुए थे। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा था भैया? 2 साल 11 महीने 18 दिन। मेरे को याद आ रहा है बचपन में जब क्विज वगैरह होती थी ना, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता था हमारे स्कूल में। और 2 साल 11 महीने 18 दिन ऐसे ही याद है भाई, वहां से मेरे को याद ताजा हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरी टाइमलाइन है भाई, ये कब से क्या चालू हुआ। ठीक है, ये एक एक करके देख लेते हैं। फिर अगेन अपना 1934 में ये डिमांड चालू की। M.N. रॉय, जो कम्युनिस्ट मूवमेंट के वो थे हमारे करता धरता, जो स्टार्टिंग में लेके आए, M.N. रॉय। ठीक है, तो उन्होंने ये अपना डिमांड रखी थी कि या आइडिया दिया था कि भैया ऐसे ऐसा कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए जिससे हम गवर्न किए जाए। ठीक है, तो 1935 में यहाँ से कॉपी पेस्ट करके काइंड ऑफ जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिमांड रख दी कि भैया एक असेंबली बनाओ, एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाओ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ठीक है, उसके बाद इसी में क्या हुआ? फॉर्मल रिजोल्यूशन है, अडॉप्ट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। फिर 1938 में 3-4 साल बाद क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, किसी मतलब बाहर की कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, और अडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए, मतलब जो भी अडल्ट हो वो वोट दे पाए। ठीक है, यूनिवर्सल सफरेज टाइप का। ठीक है, तो इसमें अडल्ट फ्रेंचाइज और सोवरेनिटी की बात की गई थी, विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बोले तो सोवरेनिटी, और अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब हर कोई वोट दे पाए, कोई प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह कोई रूल वगैरह ना हो। उसके बाद 1940 में अगस्त ऑफर आया, मतलब काइंड ऑफ ये डिमांड मान ली कि भैया कि चलो ठीक है इंडिया वालों, तुम अपना बना सकते हो। काइंड ऑफ मतलब एक होता ना इनडायरेक्ट परमिशन दे दी कि भैया तुम ऐसा ऐसा कर सकते हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उसके 2 साल बाद ये अपना 1942 में क्रिप्स प्रपोजल आता है। वो ये बोलता है कि भैया तुम ऐसे 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 कर लो, बट मुस्लिम जो लीग थी उसने ये रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, ये चीज अगेन उस पे ही आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे जब जाके चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होगी। फिर हमारी ये 1946 में कैबिनेट प्लान आ जाता है, जिसमें ये बोला गया कि भैया 2 असेंबलीज तो नहीं होगी, मतलब पार्टीशन तो नहीं होगा देश का, बट वैसे कुछ ना कुछ हम अपना बीच का नेगोशिएट करके कुछ ना कुछ वे फॉरवर्ड कर लेंगे और आप आ जाओ। तो क्रिप्स प्रपोजल मुस्लिम लीग ने बोल दिया था भैया हमें नहीं चाहिए, कि भैया हमें तो अपने अपने अलग अलग देश चाहिए।
कैबिनेट मिशन में क्या हुआ था कि भैया अलग अलग देश नहीं, अपना ठीक है नॉर्मल अपना देख लेते हैं, ठीक है, अब तुम्हारी बात मान लेंगे हम। तो ये यहाँ से पूरी नींव रखी गई कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वगैरह की, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या किया कि भैया अपना आगे काम हो जाए उससे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कितने मेंबर थे भैया? 389 मेंबर, याद रखने कितने मेंबर थे? 389। और 389 में ब्रिटिश इंडिया की कितनी सीट थी? 296 सीट्स थी ब्रिटिश इंडिया, मतलब इंडिया था हमारा, इंडिया दो उसमें बटा हुआ था, प्रिंसली स्टेट राजा रजवाड़े, और जो बाकी बच गया वो था ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट के अंडर, उसको ब्रिटिश इंडिया बोलते थे, इसको प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे। तो ब्रिटिश इंडिया में 296 सीट्स थी, जिसमें 292 सीट्स गवर्नेंस प्रोविंसेस थी, जिसमें गवर्नर वगैरह थे, और 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस था, ठीक है। ये मतलब 292 प्लस 4 सीट 296 सीट ये टोटल आ गया था ब्रिटिश इंडिया की, जो कि 76 पड़ती थी परसेंटेज, और ये वाला यहाँ पे आएगा 74% प्रिंसली स्टेट थी। अब मजे की बात ये है कि ये बताओ प्रिंसली स्टेट्स ने कुछ अपना एक्साइटमेंट दिखाया होगा इसको लेके? मतलब खुद कॉमन सेंस लगाओ, कुछ एक्साइटमेंट वगैरह दिखाया होगा? भाई उनका तो राजपाट छीनने लग रहा था, वो एक तो अपनी मर्जी के मालिक थे, एक उनको किसी के इशारे पे चलना पड़ता, तो एक्साइटमेंट होगी? आप खुद देखो भाई, नहीं होगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में प्रिंसली स्टेट्स वगैरह ने कुछ इंटरेस्ट शो नहीं किया, बाद में इनफैक्ट वो आ गए थे, ठीक है। तो अभी हमें ये देखना भाई मतलब अलोकेशन कैसे था कि भैया कितनी क्या सीट्स होंगी, 389 ही सीट क्यों थी? तो एक सीट थी 10 लाख पे, 1 मिलियन पॉपुलेशन पे एक सीट थी, ठीक है भाई। और 3 टाइप की सीट्स बांट रखी थी, मुस्लिम, सिख और जर्नल, मतलब मुस्लिम वाली मुस्लिम, सिख और जर्नल, जो इन दो को छोड़ के बाकी पॉपुलेशन बच गई उसको हमने जर्नल बोला। इलेक्शन मेथड कैसा था, जो मतलब ये सीट्स वगैरह भरी जाएगी उसका वो कैसे क्या सीन था, ठीक है। ब्रिटिश प्रोविंस जो भी हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ रहा था, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, जो भी प्रोविंशियल असेंबलीज थी, जो भी प्रोविंशियल असेंबलीज मतलब जो प्रोविंस की असेंबलीज थी वो सिलेक्ट करके भेजेगी इनको और काम चल जाएगा, ठीक है। तो एक इनडायरेक्ट हुआ, मतलब डायरेक्ट पॉपुलेशन ने ये वो सिलेक्ट करके नहीं भेजे, जैसे आज अपना डायरेक्ट हम वोट डालते और डायरेक्ट एमपी एमएलए सिलेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं हुआ भैया। जैसे आज के टाइम पे प्रेसिडेंट वगैरह सिलेक्ट होते हैं ना, वैसे ही सिलेक्ट हुए, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन था प्रोविंशियल असेंबलीज का, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब एक ही वोट डाल सकते थे आप, एक से ज्यादा नहीं। पर जो प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट का क्या था भैया, नॉर्मल सी चीज है, राजा वगैरह उन्होंने नॉमिनेट कर दिया और आगे बढ़ो भाई, ये वाला चीज था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था भैया, जो याद रखना हमें, जो कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, ये वाली लाइन है, पार्शली इलेक्टेड था, पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी था ऑन लिमिटेड फ्रेंचाइज। लिमिटेड मतलब सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, किसी किसी को था, ठीक है, ये वाली चीज हो गई भाई। अब ये देखते भैया 1946 में ना इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन ने बहुत सारी चीजें बदल दी थी इंडिया में, और से बदल दिया था कि भैया मुस्लिम लीग को पता चल गया था कि उनकी यहाँ पे क्या औकात है। तो उन्होंने फिर क्या हुआ, बाद में वो हो गया कि भैया ऐसे इलेक्शन वगैरह में तो हमारी दाल निकलने वाली, तो इससे तो अच्छा अपना दूसरा देश बना लो, और जो भी अपना मुद्दा वो कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये 1946 में इलेक्शन हुए थे, वहां पे अब हम देखते हैं, ठीक है। 1946 में इलेक्शन हुए तो कांग्रेस ने जीती 208 सीट, ठीक है। मुस्लिम लीग ने जीती 73 सीट, और इंडिपेंडेंट या स्मॉल ग्रुप वगैरह जो की बात कर लो 15 सीट थी। और जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो ये बोले कि भैया हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो चीज समझ में आई है कि भैया बहुत ज्यादा मेजोरिटी थी, लगभग 3 गुना कांग्रेस लेके जा रही थी सीट, इसका 3 गुना होता 219, 208 सीट, लगभग 3 गुना सीट्स थी कांग्रेस के पास। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग को पता चला यार ऐसे तो दाल नहीं गलेगी, तो फिर उन्होंने अपना ये हो गया कि भैया हमें कुछ नेगोशिएट नहीं करना, हमें तो अपना देश चाहिए तो चाहिए। फिर उन्होंने पाकिस्तान बना के भी माना, ठीक है। और अब मजे की बात ये है, जो महात्मा गांधी है वो इसके मेंबर वगैरह नहीं थे। महात्मा गांधी कांग्रेस के भी मेंबर नहीं थे जब देश आजाद हुआ, ये बात भी याद रख लेना, बहुत तो अच्छा पॉइंट है, कई बार वैसे आपको फंसाने के लिए पूछ लिया जाता है, ठीक है। और अब इसमें क्या था भैया, हिंदूज, मुस्लिम, सिख, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियन, एससी, एसटीज, वुमेन, सब लोग प्रेजेंट थे लगभग, ठीक है भाई।
तो आपको ज्यादा मतलब इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं है। अब इसकी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बन गई, उसकी फर्स्ट मीटिंग वगैरह कुछ हुई होगी, आगे बात बढ़ी होगी। तो फर्स्ट मीटिंग कब हुई भैया? फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, कितने लोग आए? 207 मेंबर आए और मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया कि हम नहीं आने वाले भाई। ठीक है, टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन था जब पहली मीटिंग हुई? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और ये क्यों थे भैया? सबसे बड़ी उम्र के वो थे। तो एक फ्रेंच प्रैक्टिस है जिसमें सबसे बड़ी उम्र के उसको मुखिया बना दिया जाता है जब तक परमानेंट मुखिया ना आ जाए। तो टेम्परेरी ये थे, परमानेंट अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे। ठीक है, तो परमानेंट लीडरशिप इलेक्टेड 11 दिसंबर 1946 में इलेक्ट हुआ, मतलब अगले मतलब एक दिन छोड़ के ही इलेक्ट हो गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने इसके प्रेसिडेंट बने। वाइस प्रेसिडेंट बने एच.सी. मुखर्जी, और वाइस प्रेसिडेंट दूसरे भी थे, वी.टी. कृष्णाचार्य। ठीक है, ये अपना वो बन गए भाई। ठीक है, कि अपने वाइस प्रेसिडेंट वगैरह। बट एक चीज ध्यान रखनी है, ये वाइस प्रेसिडेंट बने 25 जनवरी 1947 में, और ये बने 16 जुलाई 1947 में। तो सीक्वेंस वगैरह भी पूछ सकता है, वैसे पूछेगा नहीं, बस आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी आगे चलते हैं भाई। देखो स्लाइड्स में एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो एक एक पॉइंट ही आपको पढ़ना भाई, इग्नोर नहीं करना जो भी है। अब देखो भाई, आज की डेट में अगर आप देखोगे प्रीएम्बल, या हिंदी में बोले प्रस्तावना, हमारे संविधान का एक टाइप से इंडेक्स है वो। मतलब कहने की बात है, जैसे आपका यूपीएससी आंसर राइटिंग में इंट्रोडक्शन होता है ना, तो वो इंट्रोडक्शन हमारे संविधान का क्या है? वो है प्रीएम्बल। तो वो प्रीएम्बल कहाँ से आया, या मतलब पूरा क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, वो अभी हम देखने वाले हैं। मतलब काइंड ऑफ क्या देखने वाले हैं कि वो उसका आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ। मतलब कहाँ से आइडिया बोले तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, उनकी एक कमेटी थी पूरी, उन्होंने बोला था कि हमारा मतलब जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा उसका ऐसे ऐसा संविधान होना चाहिए। तो एक ऑब्जेक्टिव रख दिए थे कि भैया ऐसे ऐसे चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था, किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो वो दे दिया था। अब आगे चल के वही काइंड ऑफ अपना प्रीएम्बल और वही चीजें, सारी चीज हमने संविधान में देखी है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अपना 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये अपना बोला कि ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ये अडॉप्ट कर लिया गया लगभग 40 दिन बाद। ठीक है, अडॉप्ट कर लिया गया कि हाँ भैया हम इसी पे काम करेंगे। पहले बता दिया, फिर मतलब 20-30-40 दिन के बाद ये अडॉप्ट हो गया कि हाँ भाई हम इसी लाइन पे काम करेंगे, हम आपके उससे एग्री करते हैं। उसमें मैंने बात क्या बोला कि भैया इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट होनी चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए, यूनियन ऑफ टेरिटरी होनी चाहिए, पावर ड्राइव्ड फ्रॉम द पीपल होना चाहिए। अब मजे की बात है, जो ये लाइन है ना, ये प्रीएम्बल की पहली लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये वाली चीज है। सेफ गार्ड द माइनॉरिटीज एंड डिप्रेस्ड क्लासेज, ये भी हमारे संविधान में है ही है भाई। ऑटोनोमस यूनिट विद रेजिड्यूरी पावर, ये आप शेड्यूल 7 वगैरह में देखोगे, जब तक ऐसे ही याद रख लो। जो रेजिड्यूरी पावर उस टाइम पे वाइसराय के पास होती थी, पीछे वाले चैप्टर में देखा हमने, वो अभी अपना प्रेसिडेंट के पास है, यूनियन के पास है। तो वो वाली चीजें आ गई भाई। ठीक है, जस्टिस, इक्वलिटी और फ्रीडम, ये वाली चीज होनी चाहिए। टेरिटरी इंटीग्रिटी, प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, ये सारी चीजें आज की डेट में भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। आगे आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आराम से, मतलब ये याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप पॉलिटी पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस ध्यान देने की जरूरत, यहाँ पे दो चीज ध्यान देनी है। एक तो ये, मतलब किस दिन आया, कौन लेके आया, और अडोप्ट कब हुआ। बाकी जो चीज है ना, ये तो भाई आप अपना खुद बाई टाइम चीजें समझ ही लोगे। मतलब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लोगे तो उसमें यही चीज है। आपको ये याद भी ना हो और वहां से आपने आइडिया लेके लिख दिया तो लिख दिया, बात खत्म। तो वही चीज है, क्योंकि यही चीज वहां पे गई है। अगर वो वाली चीज आपको पता, तो ये चीज आपको ऑटोमेटिक पता लगी जाएगी, कॉमन सेंस। अच्छा, अब ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का काम क्या था भैया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम दो चीज थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम था, एक तो एज ए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, दूसरा काम था एज ए अपना पार्लियामेंट काम करना। ठीक है, दो काम थे इसके। एक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, एक दूसरा काम था एज ए पार्लियामेंट काम करना, लेजिस्लेचर काम करना। ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में हम बात करने वाले हैं। अगर ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, जो एक सोवरेन बॉडी थी, मतलब फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस,
बाहरी कोई दबाव नहीं था, ये अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर सकती थी। ये दो काम करती थी, एक तो था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, तो इसके चेयरमैन कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। दूसरा काम होता था इनका लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, फर्स्ट पार्लियामेंट यही थे। तो उसके चेयरमैन कौन थे? जीवी मावलकर, मावलकर, ठीक है, मावलकर, ठीक है। ये याद रखना हमें, ये चीज हम पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है। तो नहीं, ये पढ़ी नहीं है, बस ये ऊपर वाली पढ़ी थी भाई, ठीक है। टोटल सीट कितनी थी हमारी? 389 थी, बाद में कितनी हो गई थी पार्टीशन के बाद? 299। प्रोविंस की कितनी सीट्स थी? 296 थी, बाद में कितनी हो गई थी? 229 हो गई थी। प्रिंसली स्टेट्स की 23 घट गई थी, 93 से 70 हो गई थी। ये आपको एज ए नंबर याद रख लेना है, बात खत्म, ठीक है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन तो दिया ही दिया, साथ में ये वाली चीजें और दी। फॉर एग्जाम्पल नेशनल फ्लैग जो हमारा तिरंगा प्यारा है, वो 22 जुलाई 1947 में आया, ठीक है। और इन्होंने ही अडोप्ट किया, किसी ने तो हाँ भरी होगी ना, तो हाँ भरने वाले कौन थे? वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही थी। कॉमनवेल्थ मेंबर जो मेंबरशिप थी वो इन्होंने रेक्टिफाइड की मई 1949 में, ये रेक्टिफाइड इन्होंने ही की। कॉमनवेल्थ क्या, पिछले चैप्टर में याद भी होगा, जहां जहां पे अंग्रेजों ने राज किया था वो एक टाइप से कॉमनवेल्थ बोलते थे। अगर उसकी मेंबरशिप लेनी है, अगर आपने इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 याद है, तो वहां पे बोला भी गया था कि आपकी मर्जी है, कॉमनवेल्थ में आना चाहो तो आ सकते हो, नहीं आना चाहो तो मत आओ। बट इंडिया चला गया था। आगे चल के आप मतलब सुनोगे और पढ़ोगे भी कि ये वाला पॉइंट हम बोलते हैं कि हम सोवरेन थे या नहीं है, फिर हमने अगर सोवरेन होना था, टोटली इंडिपेंडेंट होना था, तो ये ज्वाइन क्यों की? ये अपना एक टाइप से इंटरनल और इंटरनेशनल अफेयर्स है, उसमें होते हैं ना स्ट्रेटेजी, चेस गेम, वो वाली चीज थी भाई, ज्यादा ध्यान नहीं देना है। नेशनल एंथम कब आया? 24 जनवरी 1950 में। नेशनल सॉन्ग कब आया? 24 जनवरी 1950 में। फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी कब आए? 24 जनवरी 1950 में। तो यहाँ पे हमें ये वाला याद रख लेना है, हमारा आजादी से पहले नेशनल फ्लैग आ गया था भाई, याद रख लेना है, ठीक है। और नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ये अपना उस पे जब अपना जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने वाला था उससे 2 दिन पहले आया था, तो 24 जनवरी 1950 को ही आया था, ठीक है। तो ये याद कर लेना, ठीक। अच्छा, अब ना बहुत सारी जो कमेटीज थी, मतलब ऐसा होता है ना, जैसे आप अभी मतलब एक कोई बड़ा फंक्शन मान लो, शादी मान लो, उसमें चीजें होती है ना कि आप एक टाइप से काम बांट देते हो कि भाई तू ये काम संभालेगा, तू ये काम संभालेगा। या एक कोई भी यूनिवर्सिटी हो गई या कोई भी एक इंस्टीट्यूट हो गया, उसमें होता है ना, ये एचआर डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये अपना हाउसकीपिंग है, जो भी एक डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग। तो उस चीज में ऐसे ही यहाँ पे था। ऐसा तो था नहीं कि भाई अगर हमारे पास 299 मेंबर है तो 299 के 99 काम करने लग रहे, या 400 मेंबर है तो 400 के 400 काम करने लग रहे, ऐसा नहीं होता भाई। आपकी एक एक्सपर्टीज के हिसाब से चीजें बांट दी जाती है, ठीक है। तो वो बांट दी गई थी। तो इसमें ना मेजर कमेटी और माइनर कमेटीज बना दी गई थी। तो इस टाइप के थोड़ी सी याद कर लेने, ज्यादा याद नहीं करना, बाई टाइम चीजें याद हो भी जाए, और नहीं तो रिपीटेशन करना पड़ेगा। किसी के छोटे एग्जाम में ये जरूर पूछ ली जाती है, और जो स्टेट पीसीएस वगैरह ना उसमें पूछ ली जाती है। तो देखो भाई, हमारे जवाहरलाल नेहरू इन 3 कमेटी इन्होंने अपना लीडर, मतलब इन 3 कमेटी के लीडर थे। इनके अंडर मतलब इन 3 कमेटीज ने काम किया, यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट कमेटीज, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की उसमें थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, एडवाइजरी ऑन राइट्स एंड माइनॉरिटीज। इसमें आगे 5 कमेटी जो थी, ये जरूर याद कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट कमेटी, उसके कौन थे करता धरता? जेबी कृपलानी थे। माइनॉरिटीज सब कमेटी कौन थे? एचसी मुखर्जी, ठीक। नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस, फ्रंटियर प्रोविंस की कौन थे करता? गोपीनाथ बारडोलोई। और इसको नॉर्थ वेस्ट को छोड़ के जो बाकी बच गए उसमें उसके थे एवी ठक्कर। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के मतलब एक और कमेटी थी, 5 थी ना, 5वीं वो थी। तो नॉर्थ वेस्ट वो अब्दुल गफार खान वाली, उसके कोई ऐसा चेयरमैन आ नहीं पाए थे, उससे पहले ये मतलब पाकिस्तान का हिस्सा हो गया था, वहां पे रेफरेंडम वगैरह हुई थी, तो उसका कोई अपना चेयरमैन ऐसा आ नहीं पाए थे। तो 4 उनके और याद कर लेने हैं।
एक है फंडामेंटल सब कमेटी जेबी कृपलानी, माइनॉरिटीज एस सी मुखर्जी, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये असम वगैरह का सारा वो गोपीनाथ बाडोलोई, और अदर देन ये नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के एवी ठक्कर। ठीक, तो ये हमारे याद करना है भाई। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था रूल एंड प्रोसीजर टेयरिंग कमेटी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का था ड्राफ्टिंग कमेटी, हमने स्टार्टिंग में बात कर ही ली होगी। ठीक है, अब ये कुछ माइनर कमेटीज थी भाई, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी कमेटीज थी, याद करो तो कर लेना, ना करो तो मत करना। ठीक है, अब एक ये लिंग्विस्टिक है जो बहुत काम आने वाली है, एस के धर, ये याद कर लेनी है भाई। और तो यही है भाई, अगर मतलब टाइम लगे तो कर लेना, अदरवाइज ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं डालना है। ठीक है, एक कांग्रेस की भी एक्सपर्ट कमेटी थी जिसका काम था कि भैया जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वगैरह बनाए और आगे का जो भी रोड मैप तैयार करे, तो उनकी भी एक अपना एक्सपर्ट कमेटीज थी। जवाहरलाल नेहरू इसके वो थे, मतलब चेयरपर्सन थे, और उनका काम वही था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और रोड मैप तैयार करना कि आगे आगे कैसे क्या काम चलेगा। तो एक ना ये ऑस्टिन करके बंदा था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है पूरे वर्ल्ड का, मतलब था उस टाइम पे। उन्होंने ये बोला था कि सेट इंडिया ऑन द रोड टू हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो इन्होंने ये जो काम किया ना, उसने ही इंडिया को इस रोड पे लेके आया है, इस मुकाम पे खड़ा किया है, कहने की बात ये। तो ये वाली चीज याद कर लेनी है। 3-4 अपना कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकर्स होते हैं, उनका याद करना होता है, उनकी ओरिएंटेशन पता होनी चाहिए। कुछ थिंकर्स है, क्रिटिक्स है, जिन्होंने पॉजिटिव भी बोला है, कुछ ने नेगेटिव भी बोला, और कुछ ने बीच बात की बात की है। तो आपको तीनों टाइप के स्टैंड पता होना चाहिए, जहां पे जिस हिसाब की लैंग्वेज यूज करनी हो, आपको अपने पॉइंट रखने हो, वहीं पे उनका अपना नाम डाल दो। ठीक है भाई, तो अभी ये आ गया हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका क्या कुछ सीन था भाई। ठीक है, तो भाई बनी कब थी? 29 अगस्त 1947 में बन गई थी ड्राफ्टिंग कमेटी। 141 दिन के लिए टोटल बैठी थी ये। ठीक है, 141 दिन में इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था, कहने की बात ये है। बट ऐसा नहीं था कि 141 दिन लगातार बैठ गई, वो 141 दिन बैठी थी भाई अपना गैप गैप। ठीक है, तो इतने सारे लोग थे भाई इसके। ठीक है, चेयरमैन कौन थे भैया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, चीफ आर्किटेक्ट और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे मेंबर थे, ये आपको याद होना चाहिए। छोटे मोटे एग्जाम्स में तो जरूर पूछते हैं भाई, और बड़े में भी मतलब पहले पूछते थे, अब तो बड़े एग्जाम में जैसे फोर्स से यूपीएससी वगैरह में अब नहीं पूछते। तो मतलब एक मेंबर हो गए एन गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सफदुल्ला, ये एन महादुन राव, ये बाद में बी एल मित्तर ने हटा दिया था। ठीक है भाई, और अलाइदी कृष्ण स्वामी अय्यर आयर और के एम मुंशी। ठीक है, और टी टी कृष्णाचारी, ये डीपी खातून ने मतलब डीपी खातून खैतान थे, वो इन्होंने हटा दिए थे। ठीक है, बी एल मित्तर माधवराव ने हटा दिए थे, और डीपी खैतान इन्होंने हटा दिए थे। वो आई थिंक उनका देहांत वगैरह हो गया था, तो उस पे रिप्लेस कर दिए थे। ठीक है, तो ये याद रखना भाई। एक चीज जस्ट ये है, ये माधव और ये कृष्णा, मतलब ये याद रखना, माधव और कृष्णा ने रिप्लेस करके आए थे। माधव और कृष्णा अपने कृष्णा के नाम है वो, उस टाइप से भी थोड़ा याद रह जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी ट्रिक है भाई, और कुछ नहीं है। तो टोटल कितनी चीजें बोली गई भैया? 7653 अमेंडमेंट प्रपोज किए गए, उसमें से डिस्कस कितने हुए? 2473 डिस्कस हुए। ठीक है, और फाइनल आउटकम क्या आया भैया? प्रीएम्बल आ गया। प्रीएम्बल सबसे आगे बट आया सबसे बाद में था। 395 आर्टिकल आए और 8 शेड्यूल आए। शेड्यूल मैंने पहले भी बताया होगा क्या है, बड़ी बड़ी कोई लिस्ट हो तो उनको हम बाद में रख देते हैं, और उनका शेड्यूल एक टाइप से मतलब बीच में एक कंटिन्यूटी बनी रहे, बीच में अपना दिक्कत ना आए, मतलब वो, तो इस वजह से हम बाद में रख देते, वो याद रख कर लेना है। तो पहला ड्राफ्ट कब आया था? फरवरी 1948 में आ गया था फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिक डिस्कशन के लिए। सेकंड ड्राफ्ट आया अक्टूबर 1948 में, मतलब लगभग 9-10 महीने बाद, और फिर एक ही महीने बाद फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस हुआ, और 26 मतलब लगभग एक साल इस पे बात चलती रही है, और 26 नवंबर 1949 में ये ड्राफ्ट पास हो गया। टोटल 284 मेंबर ने इन पे साइन किया था, ये याद हमें रखना है। ठीक है,
ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सारे के सारे मेंबर्स ने साइन किया, नहीं भाई सब सारे मेंबर्स ने साइन नहीं किया, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये चीज हो गई, ठीक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट वैसे मतलब पता होना चाहिए, बस बात खत्म। हल्का फुल्का आइडिया हो तो मोर देन सफिशिएंट है। तो 26 नवंबर 1949 को ये आया, मतलब फाइनल ड्राफ्ट के लिए, मतलब फाइनल ड्राफ्ट अडोप्ट हो गया, ठीक है। ये अडोप्शन डेट थी, और इसी के साथ क्या हुआ भैया, ये बोल दिया गया कि कुछ है जो आज से ही लागू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, जिसमें आर्टिकल 5, 6, 7, 60, 324 ये लागू थे, ठीक है। ज्यादा याद नहीं करना, बट हल्का फुल्का ये याद होना चाहिए कि कुछ प्रोविजंस थे जो लागू हो गए थे उसी डेट पे 26 नवंबर को, और कुछ ये बोले कि हम 2 महीने बाद अपना वो करेंगे, ठीक है। 2 महीने बाद क्यों? 26 जनवरी जो आज हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं जिस दिन, क्योंकि उस दिन अपना पूर्ण स्वराज का वो लिया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1930 वगैरह में अपना माना था, इस वजह से, ठीक है भाई। पूर्ण स्वराज डे 1930 में आया था, इस वजह से ये माना गया, और बिल्कुल प्रॉपरली लागू हो गया ये भैया अपना 26 जनवरी 1950 पे। आज की डेट में इसको एज ए रिपब्लिक डे मनाया जाता है, 26 नवंबर को एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है 2015 से, ठीक है। और इस दिन कई सारे एक्ट वगैरह थे रिपील्ड हो गए थे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रिपील हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिपील हो गया, ये आपको याद रख लेना है, ज्यादा याद नहीं रखना, नॉर्मल सी चीज है, यहाँ से अपनी लाठी होगी हमारी बहस, उस टाइप का सीन, ठीक है। तो अब ये था कि भैया सजाने धजाने का काम किसने किया। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे अब ये दिख रहा है ना, ये बगल में ऐसे ऐसा किसने किया या किसने लिखा या क्या सिंबल्स वगैरह रहे, ये याद करने छोटे मोटे एग्जाम्स में आ जाते हैं। यूपीएससी वगैरह ने तो पूछने छोड़ रखे, फिर भी आपको याद होना चाहिए। जो हमारा सिंबल था वो था एलिफेंट, सील वगैरह सिंबल वगैरह जो रिप्रेजेंट करता था वो एलिफेंट करता था। कैलीग्राफर मतलब जिसने लिखा, अच्छी अच्छी राइटिंग वालों को कैलीग्राफर बोलते। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इटैलिक स्टाइल में लिखा था। ड्राफ्टमैन थे एसएन मुखर्जी। रट्टा मारना भाई कुछ नहीं कर सकते, ड्राफ्टमैन एसएन मुखर्जी तो एसएन मुखर्जी, उसका हम कर ही क्या सकते हैं। अब इसमें जो डेकोरेशन वगैरह की, साइड वगैरह की, और वो चीज थी नंदलाल बोस ने, शांति निकेतन वाले जो आर्टिस्ट थे, मतलब हेड किया था नंदलाल बोस ने, उन्होंने डेकोरेशन वगैरह की है। प्रियम्बल बिल्कुल लास्ट में आया था, उसकी और मतलब उसको किसने सजाया था, ये राम मनोहर सिन्हा ने सजाया था, ठीक है। इसका हिंदी जो कैलीग्राफी वगैरह रही वो किसने की, वसंत कृष्णा वैद्य ने अपना हिंदी कैलीग्राफी की, मतलब हिंदी में किसने लिखा, ये अपना वसंत कृष्णा वैद्य ने ये हिंदी में लिखा, ठीक है। तो अगेन रट्टा है, कुछ नहीं कर सकते, पहले ही बताया था स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर बेसिकली तो ऐसे ही रहने वाले हैं, ठीक है। प्रीएम्बल से पूरा इंटरेस्ट बनेगा, वो चीज है। तो मतलब अगले 2 चैप्टर फिर भी अपना ये है कि ज्यादा रट्टाफिकेशन नहीं है, बट स्टार्टिंग के 2 चैप्टर रट्टाफिकेशन है। मारने तो मारने भाई, रट्टाफिकेशन का एक ही चीज है। और अगर आप ये मानो कि रट्टाफिकेशन के बिना काम चला लूंगा तो भाई यू आर हाईली मिस्टेकन, काम नहीं चलने वाला। जितना जल्दी रट्टा मार लोगे उतना बढ़िया है, ठीक है। तो क्रिटिक्स ने क्या बोला भैया, ये बोला कि भैया रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे सारे, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन वगैरह से थोड़ी ना आए थे, ऐसे ही आ गए थे, लोगों ने ऐसे ही भेज दिया था, इनडायरेक्ट इलेक्शंस वगैरह थे। अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, तो एक पंगा ये हुआ। सोवरेन नहीं था क्योंकि ब्रिटिश प्रपोजल से ये क्रिएट हुई थी। फिर बोला कि टाइम कंज्यूमिंग था, 3 साल लगा दिया यार, यूएसए ने तो 4 ही महीने में ये काम कर दिया था, ठीक है। फिर ये बोला कि भैया कांग्रेस डोमिनेटेड थी, सारे ही लोग कांग्रेस के, तो बाहर वालों को तो जगह ही नहीं दी गई, तो कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी थोपी गई, ना कि एक देश की, ये भी बात बोली गई। एक लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेटेड, मतलब आम आदमी के लिए थोड़ी ना बनाया गया है, तो लॉयर वगैरह के लिए बनाया गया। आज भी बहुत ट्रिकी लैंग्वेज है इसकी, इतना आसान लैंग्वेज में नहीं है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज वगैरह की बात की गई। और दूसरा फिर क्या बोला गया, हिंदू डोमिनेटेड है भाई। चर्चिल जो अपना वहाँ के अपना ब्रिटिश पीएम थे, एक्स पीएम हो गए थे उस टाइम तक, तो उन्होंने बोला था कि ओनली वन मेजर कम्युनिटी ने रिप्रेजेंट किया जो कि हिंदू है, और हिंदूज के लिए बनाया गया, इस टाइप की बात उन्होंने बोली थी। तो ये 5-6 पॉइंट है, जस्ट याद करो तो कर लेना, अदरवाइज ना करो तो तब भी काम चल जाएगा। एक बार सुन लिया उतना भी मोर देन सफिशिएंट है। तो अब नॉर्मल सी चीज है, इंग्लिश में तो हमने पहले इंग्लिश में लिखा गया, फिर ये आई हिंदी की बारी। भैया हिंदी में क्या कुछ सीन था, हिंदी में नॉर्मल सी चीज है, स्टार्टिंग में नहीं बोला गया कि भाई हिंदी कुछ होगा,
मतलब इंग्लिश में है मोर देन सफिशिएंट है, बट बाद में बोला गया कि भाई हिंदी में होगा, ठीक है। हिंदी के ऊपर बहुत सारे पंगे चले, तो उसके टाइम पे 1987 में एक अमेंडमेंट आता है, देख लो कितने साल लग गए, ठीक है, कि हिंदी में इसका होना चाहिए। आर्टिकल 394 ए पार्ट है 22वां पार्ट में आर्टिकल है 394 ए, ये इंसर्ट हुआ, जिससे ये बोला गया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एक ट्रांसलेशन हिंदी में भी होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट टू पब्लिश हिंदी ट्रांसलेशन डीम्ड अथॉरिटेटिव फॉर ऑल लीगल पर्पसेस, चाहे मतलब इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, दोनों को एक वैधता बराबरी की होगी कि वो अपना लीगल पर्पसेस के लिए यूज हो पाए। ऐसा नहीं है कि हमें इंग्लिश ही रट्टा मारना पड़ेगा। तो वो अब ये एक स्टेटिस्टिक्स है भाई, थोड़ा याद करो तो कर लेना, कुछ चीजें मैंने बता दी है। 2 साल 11 महीना 18 दिन हो गया भैया, कितने सेशन टाइम तक ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी थी, 11 बार बैठी थी, टोटल 114 दिन लगे थे, मेरा फेवरेट नंबर। और कई सारे देश से ये अपना इंस्पायर्ड हुआ था, और पूरी उस टाइम पे 64 लाख रुपए लग गए थे, ठीक है। फाइनल डेट कितनी थी इसकी, फाइनल सेशन की, तो 24 जनवरी 1950 दिन, जिस दिन हमारा नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग और जो हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, तो इस दिन ये फाइनल हुआ। तो ये था हमारा भाई मतलब पूरा चैप्टर, यही हमें अपना ध्यान रखना था, ठीक है। तो अब ये है कि भाई हिंदूज कितने थे, जो हिंदू डोमिनेटेड बोला गया था ना, 163 हिंदूज थे, मुस्लिम 80 थे, एससी 31 थे, क्रिश्चियन 6, और बैकवर्ड ट्राइब 6, सिक्स 4, एंग्लो इंडियंस 3, पारसीज 3, ठीक है भाई। तो इस हिसाब से 15 टोटल ये वुमेन थी, 15 वुमेन थी, तो उसमें से सरोजिनी नायडू, अमृत कौर जी जो हेल्थ मिनिस्टर वगैरह भी रही, वो चीज़ आपको याद रख लेना है। बेगम आयाज रसूल ओनली मुस्लिम वुमेन थी, वो याद रख लेना है। तो वैसे 15 की 15 वुमेन के ऊपर बात होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, करो तो करो, ना करो तो ना करो, बट आइडिया हो तो बेटर है। कई बार ये होता है ना, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन द नेशनल दिस एंड दैट, तो वहाँ पे ये यूज हो जाती है भाई, ठीक है, आपका मेंशन करने के लिए मतलब हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर था, आप खुद अपना सोचोगे कि समझने का कितना ही था, रट्टाफिकेशन ज्यादा था, रट्टा मारना है जिंदाबाद, ठीक है। तो जय श्री राम, मिलते हैं जल्दी, बस अपना जल्दी जल्दी चीजों को खत्म करते रहो। तो एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ, मिलते हैं जल्दी।